कहानी की शुरुआत 1719 से होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू होता है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ों में अपने कबीले के साथ रहती है। साथ हमेशा उसका एक डॉग भी रहता है, जिसके साथ एक दिन वो शिकार करने जाती है क्योंकि वो शिकारी बनना चाहती है और उसे एक हिरन मिल भी जाती है। वो उस पे निशाना लगा के बैठी हुई थी कि तभी किसी अजीब सी जोरदार आवाज की वजह से हिरन वहाँ से भाग जाती है। ये भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी उसका शिकार नहीं कर पाते और फिर तभी डॉग की पूंछ एक ट्रैप यानी किसी के लगाए गए जाल में फंस जाती है, जो पता नहीं किसने वहाँ पर लगा दिया था। खैर उसकी पूंछ जख्मी हो गई थी, जिस पर नारू दवाई लगाती है, लेकिन तभी नारू को आसमान में से जोरदार आवाज आती है। इसीलिए वो पहाड़ पर जाकर आसमान की तरफ देखने लगती है, जहाँ उसे एक एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि प्रेडेटर की थी। मैं आपको बता देती हूँ, प्रेडेटर वो होता है जिसका बाकी जिस्म तो इंसानों जैसा होता है, लेकिन इसका चेहरा किसी क्रिएचर किसी एलियन जैसा होता है और वो खुद तो एक शिकारी होता है, लेकिन वो हर उस इंसान का शिकार करता है जिसके पास हथियार हो, यानी शिकारियों का, क्योंकि वो शिकारियों को खतरा समझता है, जिस वजह से वो उनके सख्त खिलाफ है और रहता भी वो किसी दूसरे प्लेनेट पर है। खैर अब नारू भागते हुए अपने भाई के पास जाती है, जो काफी अच्छा शिकारी था। वो उसे भी बता देती है कि आज मैंने आसमान में एक काफी बड़ा परिंदा देखा। दरअसल वो यहाँ प्रेडेटर के स्पेसशिप की बात कर रही थी, क्योंकि इस वक्त में लोग स्पेसशिप के बारे में नहीं जानते थे, तो वो उसे बड़ा परिंदा ही समझ बैठी। वो कहती है कि शायद ये मेरे लिए एक मौका है कि अब मैं कोई बड़ा शिकार करूं, जिस पर उसका भाई कहता है कि पहले तुम्हें इससे भी बड़ा शिकार करना होगा, और वो भी उसका जो तुम्हारा दुश्मन हो, तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। नारू घर जाती है, जहाँ हम उसकी मॉम को देखते हैं, जो मेडिकल को काफी अच्छे से जानती है, यानी वो जड़ी बूटियों से दवाई बनाना जानती थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी नारू का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम शिकार करना छोड़ दो बेटा, क्योंकि शिकार के अलावा तुम बाकी चीजों में भी काफी अच्छी हो, इसीलिए मेहरबानी करो ये शिकार करना बंद कर दो। ये कहने के बाद वो नारू को एक फूल वाली जड़ी बूटी लाने के लिए भेज देती है। वो ही स्पेसशिप में दिखाई जाती है, जिसमें से प्रेडेटर इनविजिबल होकर इन्हें गायब हालत में निकलता है। अब नारू जब जड़ी बूटी लेकर कबीले में वापस आती है, तो वो देखती है कि उसके भाई के शिकारी साथी इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि एक शेर उनके एक साथी को उठाकर ले गया है, जिस वजह से वहाँ पर हलचल मची हुई है। नारू का भाई अपने साथियों को लेकर शेर को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ पर नारू भी आ जाती है और उनके साथ जाने का कहती है, लेकिन वो लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन नारू का भाई अपने साथियों को कहता है कि अगर हमें हमारा साथी जिंदा मिला तो जाहिर है वो जख्मी होगा, जिसके इलाज के लिए हमें नारू की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो मेडिकल को काफी अच्छे से जानती है, जड़ी बूटियों के बारे में भी उसे काफी कुछ पता है। ये सुनकर सब उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक चींटी को खा गया चूहा, चूहे को खा जाता है सांप, और सांप को प्रेडेटर पकड़कर चीर देता है, यानी मार देता है। वो यहाँ इनविजिबल इन्हीं गायब हालत में ही होता है। उधर जंगल में इन लोगों को अपना साथी जख्मी हालत में मिल जाता है। जब नारू उसका इलाज करती है, उसके जख्मों पर दवाई लगाती है, साथ ही वो उसे वही फूल वाली जड़ी बूटी की दवाई बनाकर भी पिलाती है, जिससे उस जख्मी लड़के का जिस्म ठंडा होने लगता है, क्योंकि अगर उसका जिस्म गर्म रहा तो उसका खून बहता रहेगा, जिस वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। अब रात होने की वजह से वो अपने जख्मी साथी को कबीले में ले जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन नारू का भाई कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैं शेर को ढूंढकर उसे मार दूंगा, जिस पर वो अपने भाई से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मामला जितना आम दिख रहा है उतना नहीं है, बल्कि बात कुछ और ही है। लेकिन वो उसे मना कर देता है और अकेला ही चला जाता है। और अब जब नारू बाकी लोगों के साथ वापस जा रही होती है, तो तभी उसे रास्ते में उसे सांप की छिली हुई लाश मिलती है, जिसे प्रेडेटर ने मारा था। साथ ही उसे वहाँ पैरों के निशान भी दिखते हैं, जो काफी बड़े थे, और तो और पेड़ों पर काफी ऊपर तक खून भी लगा हुआ था, जो देखकर नारू का शक और बढ़ जाता है। उसे ये भी लगने लगता है कि यहाँ जरूर कोई बड़ा जानवर या क्रिएचर है, इसीलिए वो अपने भाई को खतरे के बारे में बताने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे अपना एक साथी और अपना भाई भी मिल जाता है। वो उसे उन बड़े बड़े पैरों के बारे में बताती है, जो सुन उसका भाई कहता है कि हम शेर की गुफा के पास हैं, हमें अपने शिकार पर ध्यान देना होगा, वरना जरा सी लापरवाही हमारी जान ले सकती है। अब नारू का भाई तो गुफा के पास चला जाता है, जबकि नारू और उसका साथी पीछे ही रुक जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ अचानक से शेर आकर उसके साथी पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। अब उसका अगला शिकार नारू थी, लेकिन वो उल्टा शेर की आवाज सुनकर उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। लेकिन तभी उसे जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। पैर फिसलने की वजह से वो पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन गिरते गिरते उसने शेर पर वार भी कर दिया था। फिर जब नारू को होश आती है, तो वो खुद को अपने घर में पाती है, जिसे कोई और नहीं उसका भाई लेकर आया था, और तभी उसका भाई शेर का शिकार करके अपने कबीले में वापिस आ जाता है। अब उसकी इस बहादुरी की वजह से उसे कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है। सब लोग खुश थे कि खतरा टल गया, लेकिन
लेकिन सिर्फ नारू खुश नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि खतरा अभी नहीं टला। इसीलिए वो अपने भाई से कहती है कि मुझे जंगल में सांप भी दिखाई दिया था जिसे किसी ने चीर कर 2 हिस्सों में काट दिया था और मैंने जंगल में अजीब सी रोशनी भी देखी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है वहाँ जंगल में कोई खतरनाक शिकारी है जिसे हम अभी तक अनजान हैं, इसीलिए हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगली सुबह नारू अकेले ही अपने डॉग को लेकर जंगल में चली जाती है, जहाँ थोड़ी दूर जाने पर उसे पेड़ पर प्रेडेटर का हरे रंग का खून दिखता है। हम उसी प्रेडेटर को देखते हैं जो अभी तक गायब हालत में ही था और देखते ही देखते वो एक भेड़िए का शिकार कर लेता है और उसे उठाकर काफी दूर फेंकता है। नारू को भूख लगी थी इसलिए वो एक खरगोश का शिकार करके उसे पकाकर खा लेती है। प्रेडेटर भेड़िए के सर पर तेजाब गिराता है जिससे उसकी खाल निकल जाती है और वो भेड़िए के सर की हड्डी को अपने पास किसी इनाम के तौर पर रख लेता है। नारू को आगे बढ़ने पर एक जगह जंगली भैंसों की लाशें मिलती हैं जिन्हें मारकर उनके ऊपर की स्किन यानी जिल्द को निकाल दिया गया था। पास ही में उसे एक सिगरेट भी मिलती है जिसका मतलब साफ था कि इन्हें जरूर इंसानों ने मारा है। आगे बढ़ती है लेकिन वो एक दलदल में गिर जाती है, लेकिन फिर वो जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर फेंकती है और उसे पेड़ पर अटकाकर जैसे तैसे दलदल से बाहर निकल ही आती है। फिर वो अपने डॉग के साथ एक नदी के पास पहुंचती है जहाँ उसे एक भालू दिखता है जो किसी जानवर को खा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उस भालू का शिकार करती, अचानक से जोर से खींचने की वजह से उसकी कमान की रस्सी टूट जाती है और अब तो वो फंस चुकी थी क्योंकि तभी वो भालू उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है। तब उस भालू से बचने के लिए वो लकड़ियों के बीच में जाकर छुप जाती है। नारू को पता चल गया था कि अब वो नहीं बचेगी, वो मरने को तैयार थी क्योंकि वो भालू उस पर बस हमला करने ही वाला था। लेकिन भालू हमला नहीं करता और रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर आ चुका था प्रेडेटर। यहाँ भालू और उसकी काफी लड़ाई होती है जिसमें प्रेडेटर का खून भी निकलता है हरे रंग का। लेकिन जब प्रेडेटर को गुस्सा आता है तो वो एक ही झटके में उसे मुक्का मार कर जान से मार डालता है। भालू का खून उस पर गिरने की वजह से अब वो दिखने लगता है जिसे देखकर नारू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो काफी डर भी चुकी थी जिस वजह से वो चीखते हुए वापस जंगल में आ जाती है पानी के रास्ते से। यहाँ उसे उसके कबीले के लोग मिलते हैं जिन्हें नारू के भाई नहीं भेजा था उसे ढूंढने के लिए। उन सबको प्रेडेटर के बारे में बता देती है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिस वजह से नारू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। उसे एक लड़का रोकता भी है जिसके साथ वो लड़ने लगती है, उसे मारती है। अब ये लोग नारू को पकड़कर उसे बांध देते हैं ताकि ये दोबारा जंगल में ना जाए। अब ये सब कुछ प्रेडेटर भी देख रहा था और तभी वो इनकी तरफ आ ही जाता है क्योंकि इनके हाथ में हथियार थे और इन पर हमला कर देता है। वो अपनी लेजर लाइट के जरिए ये सब कुछ कर रहा था और शिकारी अंदाजे से ही उस पर हमला कर रहे होते हैं। जहाँ इसी बीच हम उसकी झलक भी देख पाते हैं। काफी अजीब थी क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था और यही मास्क उसकी मदद कर रहा था सबको ढेर करने में। फिर एक के बाद एक सबके मरने का नंबर लग जाता है। प्रेडेटर उन्हें काफी बुरी मौत देता है। इसी बीच मौका देकर नारू अपनी रस्सी खोलती है और वहाँ से भागने लगती है। आगे वो घास के मैदान में आती है जहाँ उसे कबीले का एक लड़का मिल जाता है, लेकिन यहाँ प्रेडेटर इंसानों के जिस्म से निकलने वाली हीट की वजह से इंसानों को देख सकता था, इसीलिए वो नारू और उस लड़के को घास में छुपा हुआ देख लेता है। तब दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर उस लड़के पर हमला करके उसे मार देता है। तब नारू फिर से भागने लगती है लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। अब प्रेडेटर उसे भी मारने के लिए उसके पीछे ही था, लेकिन वो देखता है कि नारू तो ट्रैप में फंसी हुई है, इसीलिए वो उसे मारे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ कुछ शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने इस ट्रैप को यहाँ लगाया था और इन्होंने ही उन जंगली भैंसों का शिकार किया था। वो नारू को बेहोश करके अपने कैंप में ले जाते हैं जहाँ होश आने पर वो खुद को बंधा हुआ पाती है। यहाँ एक ट्रांसलेटर इन्हें हर चीज को खुलकर बताने वाला इंसान नारू से कहता है कि प्रेडेटर ने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है और वो सबसे ताकतवर शिकारी को ढूंढ रहा है। अगर तुम्हें प्रेडेटर के बारे में कुछ पता है तो हमें बता दो। लेकिन नारू मना कर देती है कि नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी इस कबीले का सरदार नारू के भाई को लेकर आता है जिसे उन्होंने बंदी बनाया हुआ था और उसे काफी मारने लगता है, जिसके बाद ये लोग नारू और उसके भाई को पेड़ के साथ बांध देते हैं ताकि जब प्रेडेटर इन दोनों पर हमला करने के लिए आएगा तो ये लोग उसे मार देंगे। और तभी यहाँ पर प्रेडेटर खुलकर सामने आता है, यानी अपने असली रूप में। नारू अपने भाई से कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेडेटर ऐसे ही हमला नहीं करता, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिनके पास हथियार होते हैं और ये उसका अपना अंदाज है क्योंकि वो शिकारियों के खिलाफ है और जिसके पास भी हथियार होता है वो उसे शिकारी समझ लेता है। लेकिन उसका भाई कहता है जैसे तुमने शेर को मारकर जख्मी किया था इसको भी जख्मी कर देना, बाकी काम मेरा है। वो कहता है इफ इट ब्लीड्स वी कैन किल इट, यानी अगर ये जख्मी हो गया, इसका खून बहा तो हम इसे मार सकते हैं। अब शिकारियों ने पहले ही ट्रैप लगाकर रखे थे जिसमें प्रेडेटर का पैर फंस जाता है, लेकिन वो काफी बहादुर और ताकतवर था इसीलिए बड़ी आसानी से ही खुद को छुड़ा लेता है। उसे इतना गुस्सा आ गया होता है कि वो एक एक करके सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और काफी सारे लोगों को वो दर्दनाक मौत भी दे देता है। अब नारू एक ट्रैप की ब्लेड से अपनी और अपने भाई की रस्सियों को काट देती है, वो दोनों आजाद हो जाते हैं। अब उसका भाई अपने घोड़े को लाने चला जाता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। नारू खुद कैंप जाती है अपने डॉग को लाने के लिए। अब प्रेडेटर अपने हाथ में लगी
डिवाइस को ऑन करके जमीन पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो शिकारी उस डिवाइस के पास जाते हैं तो वो एकदम से ही खुल जाती है, जिसके अंदर से 3 उड़ने वाली बॉम्ब बाहर निकलकर फट जाते हैं। बचे हुए सभी लोगों की मौत हो जाती है। नारू कैंप में आती है जहाँ उसे कुछ शिकारी मिलते हैं जिन पर हमला कर वो उन्हें मार देती है। फिर वो अपने डॉग के पास जाकर उसे अपने भाई के पास जाने का कहती है। तभी यहाँ ट्रांसलेटर आ जाता है जो जिंदा बच गया था, लेकिन प्रेडेटर ने उसके पैर को काट दिया होता है। वो नारू से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा इलाज करोगी तो। अब नारू उसका इलाज करने लगती है और उसे भी फूल वाली जड़ी बूटी देती है, जिसे खाकर ट्रांसलेटर का जिस्म ठंडा होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ प्रेडेटर आ जाता है और ट्रांसलेटर का जिस्म ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से वो उसे नहीं देख पाता। लेकिन तभी यहाँ से जाते हुए प्रेडेटर उस ट्रांसलेटर के टांग पर अपना पैर रख देता है और वो दर्द की वजह से चीखने लगता है। प्रेडेटर को पता चल चुका था कि वो जिंदा है, इसलिए अब की बार वो उसे नहीं छोड़ता और जान से मार डालता है। तभी यहाँ नारू का भाई आकर प्रेडेटर के सर पर हमला कर देता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जिसमें से लेजर लाइट निकलकर पेड़ पर गिरती है। फिर वो अपने हथियारों से नारू के भाई पर हमला करता है, लेकिन उसके सारे तीर उसी पेड़ पर जाकर लगते हैं जिस पर लेजर की लाइट पड़ रही थी। ये देखकर नारू फौरन समझ जाती है कि प्रेडेटर का हथियार कैसे काम करता है। नारू ट्रांसलेटर की बंदूक चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खराब होती है और तभी देखते ही देखते प्रेडेटर गायब हो जाता है और नारू के भाई को मार देता है बड़ी बेरहमी से। नारू वहाँ से बचकर भाग जाती है। उधर एक लड़की आकर नारू की मॉम को बताती है कि आपके बेटे की मौत हो गई है। नारू एक नदी के पास जाती है जहाँ उसे एक शिकारी मिलता है जो बच गया था। वो उसे बेहोश करके उसके पैर को काट देती है और उसके पास ट्रांसलेटर की वही खराब बंदूक रख देती है। फिर वो भी फूल वाली उसी जड़ी बूटी को खाती है, जिससे उसका जिस्म भी ठंडा होने लगता है। और जब प्रेडेटर वहाँ पर आता है तो वो नारू को नहीं देख पाता। जब उस शिकारी को होश आती है तो वो अपने पास रखी हुई बंदूक को उठा लेता है, लेकिन तभी प्रेडेटर उसे देख लेता है और उस पर जोरदार हमला कर मार देता है, क्योंकि इस शिकारी के हाथ में उसने बंदूक जो देख ली थी। लेकिन तभी नारू पीछे से प्रेडेटर के सर पर गोली चलाती है, जिससे उसका मास्क फिर से नीचे गिर जाता है, जिसे लेकर वो एक जगह पर आती है। वहाँ उस मास्क की मदद से वो प्रेडेटर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाती है, यानी उसके लिए जाल बिछाती है। तभी यहाँ वो भी पहुँच जाता है और नारू कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है, लेकिन प्रेडेटर उससे बचते हुए उसे दूर फेंक देता है। लेकिन नारू एक बार फिर से वापस आकर एक हथियार से जोरदार हमला करती है, बदले में वो भी उस पर हमला करता है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन उसके हर वार से नारू खुद को बचा लेती है, क्योंकि वो अच्छे से जान चुकी थी कि उसका वो लेजर कैसे काम करता है। वो ये है कि प्रेडेटर की लेजर जहाँ पर टारगेट होती है, यानी जहाँ उसकी लेजर का निशाना पड़ता है, वहाँ पर ही वो हमला कर सकता था। एक किस्म की ये लाइट ही उसकी आंखें थी, जिसकी मदद से वो अपने सामने वाले का शिकार करता है। तभी नारू चालाकी से प्रेडेटर को उसी जगह पर ले आती है जहाँ उसके मास्क की मदद से उसने ट्रैप बनाया है। और अब जैसे वो अपने हथियार से तीर चलाता है, उस मास्क की मदद से वो तीर सीधा जाके प्रेडेटर को ही लगता है। उसकी मौत इस वजह से हुई क्योंकि उसकी अपनी लेजर लाइट उस पर खुद पर ही पड़ गई, क्योंकि वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। तो अब यहाँ उसका खेल खत्म, यानी प्रेडेटर की मौत हो जाती है। खैर नारू प्रेडेटर के सर को लेकर वापस कबीले में आती है, जहाँ वो अपने डैड को उसका सर और ट्रांसलेटर की गन देती है। नारू की इस बहादुरी की वजह से उसे नया चीफ बना दिया जाता है। फिर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें हम 3 प्रेडेटर्स को आता हुआ देखते हैं, और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो